वालियों की मेहरबानी है। 40 मिलियन कौम मिल्लत आज के रोज आप हिंदुस्तान के जिस मेरा मोबाइल नहीं लगेगा, समझे? आप जिस नहीं। और पूछे में चले जाएं, इसमें है नहीं, ये तो खाली लगा था। शहर हो या देहात, गाँव हो या कस्बा, आपको हर जगह ये घुमाना है, वो नहीं है। यौम जमहूरिया के नगमे सुनाई देंगे। अब आपके दिल में एक सवाल पैदा होता होगा कि जमहूरियत किस चीज का नाम है और आज के दिन यौम जमहूरिया का जश्न क्यों मनाया जाता है। मोहतरम सामईन, 1947 ईस्वी को हमारे मुल्क के लिए हमारा मुल्क आजाद हुआ और आज के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क के लिए नया कानून नाफिज किया गया। इसलिए हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के नाम पर जश्न मनाया जाता है। और जमहूरियत का मतलब ये है कि इस मुल्क के हर बाशिंदे को बुनियादी हुकूक दिए गए हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबके लिए एक ही कानून है। हर शख्स को अपने धर्म, मजहब, रस्म और रिवाज के मुताबिक जिंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी है। इस मुल्क में रहने सहने, खाने पीने की मुकम्मल आज़ादी है। इस मुल्क के हर बाशिंदे को हर चीज में मसावी और बराबरी का हक है। मैं अपनी बात इस शहर के साथ खत्म करना चाहता हूँ। खुदा करे कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, खुदा करे कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। अगर टूट गए तो हो जाएंगे हम दरहम पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, इन्होंने बहुत ही अच्छी तकरीर बयान किया आप लोगों के सामने। ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे भी अपनी हौसला का इस तरह बढ़ाते हैं, वो भी जितने भी प्रोग्राम को उसमें हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों को उजागर करें। तो अब मैं दूसरी तकरीर के लिए इंग्लिश स्पीच के लिए मैं दावत देना चाहूँगी आसिफा परवीन को, जो डाइट पर तशरीफ लाए और इंग्लिश स्पीच पेश करें। हम अपने प्यारे बच्चों से ये दरख्वास्त करेंगे कि जो आने वाले जो मेहमान हैं आप उनके लिए कुर्सियां छोड़ दें। इसी में आपका अदब देखा जाएगा, आपकी डिसिप्लिन देखी जाएगी। आप कुर्सी पर बैठे रहेंगे और आपके जो मेहमान हैं जो आपको सुनने के लिए आए हैं वो खड़े रहेंगे तो आपकी शिकायत हो जाएगी। इसलिए हम अपने छोटे छोटे बच्चों से ये दरख्वास्त करेंगे कि आने वाले जो मेहमान आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए आ रहे हैं, आप बराए मेहरबानी उनके लिए कुर्सी छोड़ दें। इंशाअल्लाह आपका भी नाम रोशन होगा और कोचिंग सेंटर का भी नाम रोशन होगा। ये देखकर गार्जियन भी आपके साथ अपने बच्चों का एडमिशन इसी सेंटर में कराएंगे। हमीद आ रही, हमीद 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 फोन करके लगे हमीद क्या हमीद Respected principal, teacher and my dear friends, good morning all of you. Myself Asifa Parveen, my father's name is Sharma. I live in Bhukri, my coaching and Allur Education Center. I am very happy to have the opportunity to express my thoughts on this expression occasion of Independence Day. This is our 76th Independence Day celebration. Just 76 years ago, we get independence from the British. The story of our freedom struggle is very big, which cannot be described in one day. Independence Day is very important for every Indian. 75 years ago, the British ruled India. They came to India on the pretext of trade, and the Guardian took everything under their control and made us their slaves. Then on 15 August 1947, India became independent after many agitations and battles. Many heroes sacrificed their lives to get freedom for India. Due to the brave warriors of our country, we have become independent today. And today we celebrate this day to pay tribute to the brave warriors. Independence Day is one of the national festival of India. Now I am going to end my speech with these words. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. खुशी का माहौल बनाए रखें, शोर हंगामा क्यों रखें, जोरों में बैठ जाएं। अब मैं दूसरी तकरीर माशाअल्लाह इन्होंने बहुत ही अच्छी स्पीच बयान की। जबान कोई भी हो, हिंदी हो या अंग्रेजी हो या उर्दू हो,
करना जरूरी है। तो मैं अब दूसरी तकरीर के लिए दावत देना चाहूँगी मजस्सुम परवीन को कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर पेश करें। मजस्सुम परवीन डाइस पर तशरीफ ले आएंगे। डिम्पल आए अपनी स्पीच पेश पे। रुके। Good morning, teacher, and my dear friends and my dear audience. Before the topic, I want to say about myself. I am Dimple Kumari. My father's name is Ramanand Rai. I live at Bhakri. My coaching Unload Center. Today I will speak on Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869 in Porbandar, Gujarat. In a Hindu family, his father Karamchandra Gandhi, Diwan of Porbandar. He was the greatest freedom fighter. He is also great father of the nation or Rashtrapita. He always wear simple dhoti made from khadi. She is simple living and high thinking. He studied non-cooperation movements to again freedom from British India. Become on 15 August 1947 this great leader of our country. On 30 January 1940 and people from all the love and respect him. Thank you so much. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं तीसरी तकरीर के लिए दावत देती हूँ मजस्सुम परवीन को कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर पेश करें। रास्ता इधर से है ना। आगे आगे ए मुंह को यहाँ के तरफ कैमरा फोटो ले लीजिए। अगला नाम तैयार है। मुहतरम हज़रात सामाईन, हमारे मुखलिस असातिज़ा, आए हुए तमाम मेहमान और हमारे हज़रत अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने यौम आज़ादी से मुताल्लिक गुफ्तगू करने की इशारत कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि इसमें जो भी गलतियाँ होगी माफ करेंगे। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ में, इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ में, मालूम क्या किसे को दर्द यहाँ हमारा। यौम आज़ादी का एक खास पहलू जो मुसलमानों से मुताल्लिक है वह यह है कि हिंदुस्तान को गुलामाना जिंदगी से निकालकर आज़ादी की जिंदगी अता करने में हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या रोल रहा है। उन्होंने इस सिलसिले में क्या कारनामे अंजाम दिए, आज़ादी हिंद की जंग में उनकी क्या खिदमत है। ये बात बिलाज़िक्र कही जा सकती है कि हिंदुस्तान की तहरीक में हिंदुस्तानी मुसलमानों ने बड़ा सरगर्म हिस्सा लिया है, बहुत कुर्बानियाँ दी, जान और माल हर तरह से कर्ज देकर मुल्क को आज़ाद कराने के लिए तन मन धन लगा दिया। आज़ादी वतन के खातिर जान पर खेल गए, जेलों की हवा खाई, अंग्रेजों के मजालिम थे। आज़ादी हिंद की खातिर दारो रस्म को दीवाना वार चुमा, सूली और फांसी के फंदे उनके हौसलों को पसंद न कर सके। उनके बलबले अंग्रेजों के मजालिम से सर्द हुए के बजाय रोजे बरोज बढ़ते रहे। अंग्रेजों का जोर इस्तेमाल, जेल और कैदों की कसम कुर्सी की जिंदगी उनके हौसलों को पसंद न कर सके। फांसी के फंदे लावतनी की जिंदगी उनके हौसलों को पसंद न कर सके। अंग्रेजों की आज़ादी के मरपाने के जिस्म पर तो काबू पा सकते थे, मगर उनकी रूहें उनकी दस्तरस से बाहर थी। वह उन दिलो दिमाग पर कैसे रिसाई हासिल कर सकते थे, मगर उनकी रूहें उनकी दस्तरस से बाहर थी। वह उन दिलो दिमाग पर कैसे रिसाई हासिल कर सकते थे जहाँ वतन पर मरने और वतन को अंग्रेजों के पंजा इस्तेमाल से रिहाई दिलाने
इंशाअल्लाह। अब मैं एक और तकरीर पेश करने के लिए दावत देती हूँ राशिदा महमूद को कि वो डाइस पर तशरीफ लाएँ और अपनी तकरीर पेश करें। आशियाना तैयार रहें। फिर बढ़ोगे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जनाब सद लायक़ सद इहतराम मेहमानान किराम और मुअज़्ज़ज़ सामईन, हिंदुस्तान की सरजमीन का गोशा गोशा और गुलिस्तान हिंद का पत्ता पत्ता बूटा बूटा इस बात पर शाहिद है कि जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर तन के गोरे मगर मन के काले अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा और साजिशी कौम हिंदुस्तान के तख्तो ताज का मालिक बन बैठी, तो सबसे पहले अंग्रेजी इख्तिदार के खिलाफ अलम बगावत हमने बुलंद किया। रास्ते की गुर्बत व दूरी से बेफिक्र चुपो रास्ते की तरफ इत्तिफाक किए बगैर, ज़हनी व फिक्री परेशानी से लापरवाह और राहों के खतरात और मसाइल से बेखबर होकर मुल्क की आज़ादी की तलाश में कभी हमने फांसी को फंदों को चूम कर अपना मंजिल का निशान पूछा, तो कभी रिवाल्वर की लबलबी पर उंगलियां हमने रखी, तो कभी हमने बरसरे अदालत नज़्म आज़ादी सुनाई, तो कभी हमने अफगान की पहाड़ियों को अपना नशेमन बनाया, तो कभी हमने हिजाज मुक़द्दस और तुर्की की खाक नशीनी को अपना नसबुल ऐन बनाया, तो कभी हमने माल्टा की कोठरियों को अपना वतन बनाया। इस तरह सदियों की गुलामी के बाद हमारा मुल्क हमारी कुर्बानियों की बदौलत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेज़ों की गुलामी से मरकज़ बन बनाया। ताजमहल की खूबसूरती और आनाई से जिसको सवारा, जामे मस्जिद की पाकीज़गी से जिसको नवाजा, कुतुब मीनार की बुलंदी से जिस देश का मेयार बुलंद किया और लाल किला की अज़मतों से जिसको सरफराज किया, आज वही देश हमारे लिए जहन्नम खुदा बन जाएगा। किसे मालूम था वो मदारिस जिनके चमन में प्यार और मोहब्बत के फूल खिलते हैं, जहाँ इत्तेहाद और इत्तिफाक की हवाएं चलती हैं, जिनमें पलने वाले मुजाहिदीन ने पूरे जिगर से उरूज़ आज़ादी की बिनाबंदी की। आज वो हम पूरे जिगर से उरूज़ आज़ादी की बिनाबंदी की। आज गासिब अंग्रेज और जंगल से मादरे वतन को आज़ाद कराने में तन धन की बाजी लगा दी। आज की नापाक और साजिशी हुकूमत उसे दहशतगर्दी और ISI का अड्डा करार देकर उनसे पैदा होने वाले अफराद दहशतगर्द और शिद्दत पसंद जैसे अल्काब से नवाजेगी। मालूम अगर होता अंजाम मोहब्बत का, ना दिल ही दिया होता, ना प्यार किया होता। मुअज़्ज़ज़ सामिआत, किसे मालूम था वो बाशिंदे जिनको हमने 8 सदियों से अंदाज परवरिश और बर्दाश्त की और हमारी अता करदा आज़ादी की बदौलत महावीर चेतन जी, गोसाई, गुरु नानक, बाबा सूरदास और बाका राम जैसे मुबल्लिग़ हिंदू मत पैदा हुए। आज इस देश में अशोक सिंघल जैसा इश्तिहार अंगेज मुकर्रर, बाल ठाकरे जैसा फितना परवर और अडवाणी जैसा जहरीला नाक पैदा होगा। किसे मालूम था वो ख़वातीन जिन्हें हमने शोहरों की चिता पर जलने से बचाकर हयात नौ बख्शी थी, आज वही ओमा भारती जैसी जहर अफसानी बनकर नमूदार होगी। किसे मालूम था हुकूमत जिसमें हमने बाशिंदे को बड़े बड़े मनसब और ऊंचे ऊंचे ओहदे अता करके उनका सर फख्र से बुलंद कर दिया था, आज वो हमें इस देश के तमाम सरकारी इआनतों से महरूम कर देगा। एहसास अगर होता अंजाम मुशक्क़त का, गहवारे मादर में नमक तुमको चटा देता। मुअज़्ज़ज़ सामिआत, मौजूदा हिंदुस्तान के ये हालात हमारे एहसास मजहबी और दीनी हमीयत, हमारे अक़ीदा तौहीद को चैलेंज कर रहे हैं। अगर तुझे इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारनी है, अगर तुझे अपने माँ और बहनों की इफ़्फ़त और इस्मत का पासो लिहाज रखना है, अगर तुझे इबादत गाहों से प्यार और मकासद और मदारिस की फिक्र है, तो आ कौमियत और वतनियत और बुग़्ज़ और अदावत की ज़ंजीर को तोड़कर एक वहदत मिल्ली के अंदर जज्ब होकर अपनी बक़ा और इर्तिक़ा की
जंग लड़ और माजी की तबाही पर लोहा खानी के बजाय हालात से सबक आमोज हो। अपने अंदर ईमान की नई सलाखत अय्यूबी और मोहम्मद बिन कासिम वाली ताकत, दिलों में अबू बकर व उमर वाली यकीन की गर्मी और बाजुओं में तारीख की याद और मूसा बिन नज़ीर की हरकत पैदा कर तुम्हारा मुस्तक़बिल तुमसे इसी का मुतालबा कर रहा है। चश्मे अक़वाम से मख्फी है हकीकत तेरी, चश्मे अक़वाम से मख्फी है हकीकत तेरी, है अभी महफिल हस्ती को ज़रूरत तेरी, जिंदा रखती है ज़माने को हरारत तेरी, जिंदा रखती है ज़माने को हरारत तेरी, कौकब किस्मत इनका है खिलाफत तेरी, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अजीज सामियान, करेंसी के लिए पाउंड का, करेंसी के लिए पाउंड का, क्रिकेट के लिए ग्राउंड का और प्रोग्राम के लिए आपकी तालियों के साउंड का होना बहुत जरूरी है। तो आपसे दरख्वास्त है कि तालियों से जोरदार हौसला अफजाई की जाए। तो चिश्ती ने जिस जमीन पर ये नज़्म पेश करने के लिए आ रही हैं, जोरजी और रुखसार डाइस पर तशरीफ। इसके बाद ना होगा, क्या दिक्कत है? नाम लिखा दो, वहाँ जाएगा नाम, उतना परेशान होने क्या दिक्कत? हाँ तभी आएगा। 3 बार बोल मेरे हाथ में माइक, सामने कैमरा है। तो आपका तो बंद हो गया। गीत गाया तारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, तारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से रस्ते अरब चुराया। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। यूनानियों ने जिसको हैरान कर दिया था, यूनानियों ने जिसको हैरान कर दिया था, सारे जहां को जिसने इल्म हुनर दिया था, मिट्टी को जिसने दाम सर दिया था, मिट्टी ने जिसको जर का सर दिया था, पुरखों को जिसने दामन हीरों से भर दिया था। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। टूटे थे दो सितारे फारस के आसमां से, टूटे थे दो सितारे फारस के आसमां से, हिसाब दे के जिसने चमकाए कहकशां से, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से। मेरा अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। बंदे करीम जिसका पर्वत जहाँ के सीना, नबी का ठहरा जहाँ सफीना, नबी का जाकर ठहरा जहाँ सफीना, नबी की बाएं
जहालत का जीना जन्नत की जिंदगी है, जिंदगी सजा में जीना जन्नत की जिंदगी है, जिसकी फजा में जीना। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी मतलब जो है कि यहाँ से तकरीबन 1:45 तक ये प्रोग्राम चलेगा और इस बीच में अभी राहत अपी ने आपको बताई कि अलग अलग तरह का यहाँ प्रोग्राम है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, आप सबको मज़ा आएगा। लेकिन आज के प्रोग्राम के सदर जनाब जो कि अलहाज डॉक्टर महबूब साहब, उनको धुरिया जाना है, जो कि वहाँ जनाजे की नमाज है। तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी बात रखें, और जो सामीन हैं वो आप अभी रहें। इस बीच में हमारे साथ जो कि हमारे मतलब जो कि बहुत दूर से आए हुए इंजीनियर ये नाज़िम अख्तर चचा हैं, और आपके सामने वो अपनी बात रखेंगे और वो आपको ये बताएंगे कि कैसे हम पढ़ाई के साथ साथ, है ना, जो है कि पैसे कैसे कमाएं, चूँकि बिना पैसे के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब जो है कि इस वक्त हमारे बीच डॉक्टर साहब आए और अपनी बात रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नौजवान, मेरी माँ बहनों, हमारे नौनहाल बच्चों, ये बहुत खुशी की बात है कि अन्नूर एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़रिए यहाँ एक कोचिंग सेंटर चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ से बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ मैट्रिक भी किए और इंटर भी कर रही है। हम तमाम माँ बहनों को, खास करके औरतों को मैं एक सबक देने जा रहा हूँ कि भाई पहले समझिए बात को हमारी। देखिए, दुनिया में खा पीता है सब लोग, लेकिन सबसे बड़ा तालीम है। खास के हम औरतों से गुजारिश करते हैं कि वो अपने बच्चों को दीनी तालीम, दुनियावी तालीम से बच्चों को जो है पूरा मेहनत करा के अपना आधा पेट खाकर बच्चों को बेहतरीन कपड़ा, किताब, कॉपी देकर, और जो मास्टर लोग साहब जो पढ़ा रहे हैं उनको फीस देकर अपने बच्चों को पढ़ाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि खाली लड़के पढ़ता है। आज यहाँ हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी नाम सुने होंगे, वो भी एक औरत थी जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हुआ। आपकी बेटी डॉक्टर हो सकती है, इंजीनियर हो सकती है, मास्टर हो सकती है। आपका बेटा, आपको शौक होना चाहिए कि भाई इस अन्नूर एजुकेशन सेंटर में आप बच्चों को भेजिए और बेहतरीन से बेहतरीन तालीम, यहाँ उस्ताद लोग हैं, साइंस पढ़ाने वाले, अंग्रेजी पढ़ाने वाले मास्टर लोग हैं। नौजवान लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इलाका इल्म से दोबारा हो जाए, हमारे इलाके का तमाम बच्चा IAS ऑफिसर हो जाए। इसके लिए हमारे माँ बहनों को, औरतों को, खासकर हमारी जो तमाम औरतें इस मजलिस में आई हैं, वो एक हदफ लेके जाएं, एक इरादा करके जाएं कि आज से हम अपने बच्चे को जहाँ भी हो, चाहे स्कूल में हो, मदरसे में हो, जहाँ हो, दीन की तालीम के साथ इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह भी बनाएं। क्या आप लोग इस बात के लिए तैयार हैं? कहाँ एक को औरत हाथ उठाया? बोलिए, तय कीजिए। आज हमारी जुबान से कम आप लोग समझिए, हर आदमी अपने बच्चे को मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए अज़्म लेके जाइए और इंशाअल्लाह रहमान आपका
आपका बच्चा बनेगा और आपका 4 चांद लगेगा और आपका घर बिल्कुल चमक जाएगा। इसलिए हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि तालीम पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। दुनिया में सब कुछ है बाद में, लेकिन सबसे ज़्यादा तालीम। मरने के दिन भी रूह कब्ज़ नहीं होता है तो कहता है सूरह यासीन पढ़ के सिरहाने में। जब आपकी बेटी कुरान पढ़ेगी तब ये ना आपके सूरह यासीन पढ़िएगा, किसी मौलवी साहब को, हाफिज साहब को पकड़ के लाइएगा और आपकी बेटी आपके सिरहाने में कुरान पढ़ेगी, उसका कुछ और होगा। इसलिए हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि बच्चे को तालीम दीजिए, अच्छी तालीम दीजिए। सबसे पहले तो दीनी तालीम दीजिए, मदरसे में भेजिए, जहाँ भी हो भेजकर तालीम दीजिए। आपका भी दुनिया बनेगा और आखिरत भी बनेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। अगर आप लोग इस पर अमल करें तो वाकई हमारा इलाका चमक उठेगा। अब मैं इसके बाद हमारे चाचा हैं इंजीनियर नाजिम अख्तर, जो मदरसा बैकग्राउंड से हैं। मैट्रिक इंटर के बाद उन्होंने डिप्लोमा किया। इस वक्त ICMR में जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट भी हैं। अब मैं इनको दावा देना चाहूँगी कि वो डाइस पर तशरीफ आएँ और अपनी बात रखें। धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन लेना चाहते हैं। वैसे तो गाँव में लगभग सबको ही हमको पहचानते ही हैं, और फिर भी हम अपने बारे में दे रहे हैं कि मेरा नाम मोहम्मद नाजिम अख्तर है और इस वक्त हम पुणे में जॉब कर रहे हैं ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर में। तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें हमको इनवाइट किया गया था मौलाना मसूद साहब की तरफ से और सऊद साहब की तरफ से, शिक्षा के मुद्दे पे कुछ बोलने के लिए। तो यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और ज़्यादातर यहाँ पे बच्चियाँ हैं। इन सब के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ज़्यादातर मैं जो इनके गार्जियंस हैं मैं उनसे मुखातिब होना चाहता हूँ कि हमारा जो घर के एजुकेशन का जो बजट है, मान लीजिए हम अगर 100 रुपया कमाते हैं, ठीक है, तो उसमें मुश्किल से मुश्किल हम 5 रुपया या 2 रुपया हम अपने बच्चों के ऊपर शिक्षा में खर्च करते हैं। बाकी जो पैसा है वो हम क्या बोलते हैं अपनी जीवन यापन में, खाने में, रहने में, घर बनाने में, कपड़े खरीदने में खर्च करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो अपना घर का जो बजट है, जो शिक्षा का बजट है, उसको बढ़ाइए। और अगर हम शुरू से आज़ादी के वक्त की बात करें तो हमारा जब सबसे पहला शिक्षा मंत्री था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ही शिक्षा मंत्री क्यों बनाया गया था? उसकी क्या खास वजह थी? क्योंकि उसकी एक खास वजह थी कि उस टाइम में सबसे ज़्यादा जो पढ़ा लिखा कौम था वो मुसलमान था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो शिक्षा का जो दर है वो बहुत घट चुका है। तो जो गार्जियंस है हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि जो आपका जो घर के शिक्षा का बजट है वो बढ़ाइए और अपने बच्चों को कोई भी एजुकेशन हो, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो, नॉन टेक्निकल हो, एकेडमिक एजुकेशन हो, उसके तरफ भेजिए। और बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की। ऐसा नहीं है कि लोग ऐसा सोच के समझ के बोलते हैं कि शिक्षा बहुत महंगा है, बहुत पैसा खर्च होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप बढ़िए और सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें बढ़ चढ़ के क्या बोलते हैं उसको, उसका फ़ायदा उठाइए।
ठीक है। और जो बुक्स है, जो किताबें हैं, उनको बच्चे को अच्छी तरह से उपलब्ध कराइए, ठीक है। अगर हमारे बच्चे एक कॉपी के लिए 10 रुपया मांगते हैं तो हम उसको बहुत झिड़क देते हैं, कहते हैं कि 2 दिन तो पहले ही कॉपी खरीद के दिए थे, इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन वहीं हम 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये हम चौक चौराहे पे पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उसको थूक के निकाल देते हैं। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। मेरा एक ही कहना है कि जो अपने बच्चे हैं, अगर आपको अपने बच्चों को कुछ बनाना है, कुछ अच्छे नाम कराना है, तो अपने बच्चों के ऊपर खर्च कीजिए, ठीक है। अपने बच्चे के ऊपर खर्च कीजिए, इंशाअल्लाह आपका बच्चा ज़रूर कामयाब होगा। बस। अब मैं दावत देना चाहूँगी आशियाना को मोडाइल पर तशरीफ लाए और इंग्लिश स्पीच पेश करें। इसके बाद रफ़ी अकबर वाली टीम तैयार रहे। Respected teachers, dear guests, and my dear friends, and classmates, good morning all of you. I am Ashiana Parveen. My father's name MD Manzoor Ahmed. I live at Goga. My coaching name Al-Noor Education Center, Bakri. Student life is very important. In one's life, this time can also be. Cannot the goal as because the future of a person depends on it. It is during this time that a person character is formed. A child does not have much understanding in a small class. He is slowly learning all the lines. Student life is a time when there is no burden of human suffering. There is no burden on him. At this age, he only cares about himself. He also has plenty of time. Jai Hind, Jai Bharat. हमें इसके बाद चैलेंजर को मैं दावत देती हूँ, वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों को सुप्रभात। मेरा नाम प्रियंका कुमारी और पिताजी का नाम रामानंद राय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। कुछ गलतियाँ होगी तो बच्चे समझकर क्षमा करें। ना जाने ये कैसे लोग हैं जो बेटियों को कोख में ही मरवाते हैं। ना जाने ये कैसा लोग हैं जो बेटियों को कोख में ही मरवाते हैं। ऐसा लगता है ऐसे गिरे हुए लोग, ऐसा लगता है ऐसे गिरे हुए लोग किसी पुरुष की कोख से जन्म लेकर आते हैं। माँ बाप की एक आह पर छुप छुप कर रोती है बेटियाँ। माँ बाप की एक आह पर छुप छुप कर रोती है बेटियाँ। फिर भी आज के दौर में गर्भ में जान खोती है बेटियाँ। ना खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, खिलती हुई कलियां हैं बेटियां। माँ बाप का दर्द समझती है बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती है बेटियां। घर को रोशन करती है बेटियां, घर को रोशन करती है बेटियां। लड़के आज हैं तो आने वाला कल है बेटियां। बेटियां के बिन जीवन बेकार होता है, बेटियां से घर परिवार होता है। जय हिंद जय भारत। हेलो, आपने देखा, हेलो, तो आपने देखा कि बच्चों को तैयार करने में
एक मास्टर साहब को, एक पूरा समाज को, एक गार्जियन को कितनी मेहनत लगती है। आज के प्रोग्राम का जो मेन मकसद था, गांव में शायद बहुत ज़्यादा सवालात था, तो उन सवाल का एक ही जवाब भी है, वो ये कि जो कोचिंग सेंटरों में या मदरसों में या छोटे छोटे गुरुकुल आश्रम में किस तरह की मेहनत होती है। मेहनत आपके सामने है, बच्चियाँ आती हैं कुछ याद करके ज़बानी चाहे देख के, वो आपके सामने अपनी बात रखती हैं। इसकी आज़ादी है हिंदुस्तान में। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो साल भर पढ़ने के बाद एक दिन ऐसा मौका आता है कोचिंग सेंटर के पास, एक समाज के पास, जिसके ज़रिए से आपके सामने पेश की जाती हैं वो सारी चीज़ें जो सीखना चाहिए एक बच्चों को। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हर मतलब जो इंडियन होता है, ये चाहिए कि वो अपने संविधान के बारे में उनको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, राइट कौन सा है लेफ्ट कौन सा है। तो इस वक्त आप एक करके मतलब जाके देखेंगे, ये प्रोग्राम इसीलिए कराया जाता है। अभी मतलब जो प्रोग्राम पेश होने वाला है उसका बोल है ए रब्बे अकबर। तो आप देखेंगे कितना इंटरेस्टिंग है और जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। लेकिन अभी उसमें थोड़ी सी ताख़ीर है, 1-2 मिनट की। हम चाहते हैं कि इस बीच में किसी और मैं इसके बाद दावत देना चाहूँगी इसमें की तलीम को वो डाइस का तस्वीर का इंग्लिश स्पीच पेश करें। कीमा है यहाँ पे। अब मैं इसके बाद दावत देना चाहती हूँ मुकालमा पेश करने के लिए। मुकालमा कहते हैं आपस में बातचीत करने को। तो मुकालमा पेश करने के लिए मैं दावत देना चाहूँगी कैफ, दस्तगी और मिक्सर को कि वो आएं और अपना मुकालमा पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। कुर्सी आगे, कुर्सी आगे, कुर्सी आगे आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहिए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ, आपका मिजाज कैसा है? अल्लाह का करम है, मैं भी खैरियत से हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ सौदा सल्फ लाना है। आज खेलने नहीं आओगे? अभी तो असर की अजान भी नहीं हुई, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ कर के आऊँगा। ठीक है, देखिएगा शकील को जरूर साथ में लाइएगा। वह तो किताब का कीड़ा है, हर वक्त पढ़ता रहता है, खेल कूद में हिस्सा लेना पसंद नहीं करता। इसीलिए तो इसकी सेहत ठीक नहीं रहती, आए दिन बीमार रहता है। चाचा मियाँ यह बताइए कि एक तालिबे इल्म को खेलने का भी जरूरी है या नहीं? एक अच्छे तालिबे इल्म को पढ़ने लिखने और दूसरे दिमागी काम करने की ज्यादा जरूरत है, लेकिन उसके लिए वर्जिश खेलना भी जरूरी है। हाँ, खेल से इतनी दिलचस्पी ना हो कि वह मेरा खिलाड़ी बनकर रह जाए। कितना खेले और कब खेले? खेल सिर्फ खेल के होते हो और बस इतना हो कि तंदुरुस्ती अच्छी रहे, जिस्म में ताकत है, बदन फुर्तीला रहे, दिमागी कुव्वत में इजाफा हो और खेल खेल में कुछ वर्जिश हो जाए। मौलवी इस्माइल मराठी ने क्या खूब कहा है, खेल के वक्त खेल अच्छा और काम के वक्त काम देवा। जब काम का वक्त करो काम, भूलो से भी खेल करना रहना। हाँ, जब खेल का वक्त हो खूब खेलो, कूदो फांदो के डंड पे। मैं पढ़ने लिखने में अपना ज्यादा वक्त सर्फ करता हूँ, बस असर से मगरिब तक खेलता हूँ। और मैं भी। तुम दोनों बहुत अच्छे तालिबे इल्म हो, अल्लाह तुम्हें अच्छी सेहत दे और इल्म की नेमत दी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, नमाज का वक्त करीब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि